नमस्कार बंधुओं, आप सभी का आज की क्लास में वेलकम। आज अपन परमाणु की क्लास को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं परमाणु के मॉडल्स के बारे में कि कौन कौन से वैज्ञानिकों द्वारा परमाणु से संबंधित किस प्रकार के मॉडल्स प्रस्तुत किए गए थे। तो इनके अंदर सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि परमाणु के बारे में जॉन डाल्टन ने भी अपनी बात कही थी। तो परमाणु के बारे में जॉन डाल्टन ने यह कहा था कि प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें अपन क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। और जॉन डाल्टन के अनुसार परमाणु एक क्या है, अविभाज्य कण है। फिर उसके बाद में थॉमसन आए और थॉमसन के द्वारा परमाणु के बारे में कहा गया कि परमाणु एक धनावेशित गोलाकार भाग है जिसमें ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन समान रूप से व्यवस्थित होते हैं। और थॉमसन का जो मॉडल है, थॉमसन के मॉडल को अपन प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। जो थॉमसन है, थॉमसन ने इस परमाणु की तुलना एक तरबूज से की थी। किससे की थी? तरबूज से की थी। तो इसे अपन तरबूज मॉडल भी कहते हैं। तरबूज से किस प्रकार की, जो तरबूज का लाल भाग होता है वो लाल भाग धनावेशित को भाग को प्रदर्शित करता है, और जो बीज होते हैं वो बीज है वो ऋणावेशित भाग को प्रदर्शित करते हैं, जो इलेक्ट्रॉनों को प्रदर्शित करते हैं। तो इस प्रकार जो थॉमसन ने एक परमाणु की तुलना किससे की थी? तरबूज से की थी। तो आज अपन इस क्लास के अंदर रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के बारे में विस्तारित रूप से अध्ययन करते हैं। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को अपन कहते हैं रदरफोर्ड का स्वर्ण पत्र प्रयोग। क्या कहते हैं? रदरफोर्ड का स्वर्ण पत्र प्रयोग। इसे स्वर्ण पत्र प्रयोग इसलिए कहते हैं क्योंकि रदरफोर्ड ने अपना प्रयोग है वो एक सोने की पतली पन्नी पर किया था। किस पर किया था? सोने की पतली पन्नी पर। जैसे माना कि यह एक सोने की बहुत ही महीन पतली पन्नी है जिस पर इन्होंने क्या किया, हीलियम के नाभिक के अल्फा कणों की बौछार करवाई। ये माना कि यहाँ पर अल्फा कण है और इन्होंने इस पर क्या करवाई, बौछार करवाई। और ध्यान दीजिए, जो हमारी ये सोने की पतली पन्नी है इसके चारों तरफ इन्होंने एक आवरण लगा दिया। वो आवरण किसका बनाया हुआ था? जिंक सल्फाइड का, ZnS का। यह आवरण क्यों लगाया, इसका भी कारण है। यह आवरण किसका है? जिंक सल्फाइड का। किसका आवरण बना हुआ है? जिंक सल्फाइड का। और ये क्या है? यह है सोने की पतली पन्नी। अब ध्यान दीजिए, जो भी अल्फा कण है इस सोने की पतली पन्नी पर प्रक्षेपित करवाए जा रहे हैं। जो भी अल्फा कण इस सोने की पतली पन्नी से टकराकर विभिन्न दिशाओं में जाते हैं, और जब इस जिंक सल्फाइड की परत से टकराते हैं तो क्या उत्पन्न होती है? प्रतिदीप्ति उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है? प्रतिदीप्ति। प्रतिदीप्ति क्या होती है? चमक। अर्थात इस चमक के कारण या प्रतिदीप्ति के कारण अपन क्या ज्ञात कर सकते हैं? अल्फा कण की दिशा। अल्पन है वो अल्फा कण की दिशा ज्ञात कर सकते हैं। किसके द्वारा? इस प्रतिदीप्ति के कारण। इसलिए इन्होंने इसके चारों तरफ किसका पर्दा लगा दिया? जिंक सल्फाइड का, जिसके कारण जो भी अल्फा कण टकराएगा वह प्रतिदीप्ति चमक उत्पन्न करेगा। तो ये इनका था प्रयोग। अब देखते हैं इन्होंने जब अल्फा कणों की बौछार करवाई तो इन्हों को किस प्रकार के प्रेक्षण प्राप्त हुए। तो इनके बारे में बात करते हैं, प्रेक्षण के बारे में। फिर प्रेक्षण के द्वारा इनको किस प्रकार के निष्कर्ष प्राप्त हुए, और निष्कर्षों के द्वारा इन्होंने किस प्रकार का अपना मॉडल प्रस्तुत किया, और फिर इनकी सीमाएं। तो उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले इनको क्या प्रेक्षण प्राप्त हुए थे? इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया? तो ध्यान दीजिए मित्रों, जो ये अल्फा कण है इन्होंने अल्फा कणों की इस पर बौछार करवाई, और जो बौछार करवाई उसको अपने एक डायग्राम से समझते हैं, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ये अल्फा कण है। ये क्या है मित्रों? अल्फा कण है। ध्यान से देखना क्या हो रहा है इनके अंदर। जब इन्होंने इस सोने की पतली पन्नी पर अल्फा कणों की बौछार करवाई तो कुछ अल्फा कण ऐसे थे जो बिना टकराए सीधे निकल गए।
जो क्या हुए, बिना विक्षेपित हुए सीधे निकल गए, और कुछ अल्फा कण ऐसे थे जो कुछ कोण से विक्षेपित हुए, लेकिन कुछ अल्फा कण ऐसे थे जो 180 डिग्री से विक्षेपित होकर वापस उसी दिशा में आ गए। तो अपन लिखते हैं इनको, कुछ अल्फा कण बिना विक्षेपित हुए सीधे ही निकल गए। इनके आधार पर इन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला उनको भी अपन आगे लिखेंगे, पहले इनके प्रेक्षण लिखते हैं। लेकिन कुछ अल्फा कण ऐसे थे जो कुछ कोण से ही विक्षेपित हुए, कुछ अल्फा कण कुछ कोण से ही विक्षेपित हुए, लेकिन 20,000 में से एक अल्फा कण ऐसा था जो 180 डिग्री से क्या हो गया, विक्षेपित हो गया। तो अपन लिख सकते हैं 20,000 में से एक अल्फा कण 180 डिग्री से विक्षेपित हो गया। अब मित्रों देखते हैं, ये तो इन्होंने जो प्रैक्टिकल किया था, इनके आधार पर इन्होंने क्या निष्कर्ष निकाले। अब हम निष्कर्ष की बात करते हैं कि कुछ अल्फा कण बिना विक्षेपित हुए सीधे ही निकल गए। इसका कारण इन्होंने ये बताया कि जो हमारा परमाणु होता है वो परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है, खोखला होता है, अधिकांश भाग क्या होता है, रिक्त होता है। तो इनका निष्कर्ष क्या निकला, परमाणु का अधिकांश भाग खोखला या रिक्त होता है। क्यों निकल के, क्योंकि परमाणु का अधिकांश भाग है वो क्या होता है, खोखला या फिर रिक्त होता है। दूसरी बात है कि कुछ अल्फा कण है वो कुछ कोण से ही विक्षेपित हुए, इसका मतलब है उन पर कोई प्रतिकर्षण बल लग रहा है, उन पर क्या लग रहा है, कोई प्रतिकर्षण बल लग रहा है। तो उन पर कोई प्रतिकर्षण बल लगता है, अतः परमाणु का समस्त जो धनावेशित भाग है वो एक नाभिक में स्थित होता है। अतः परमाणु का समस्त धनावेशित भाग एक जगह क्या होता है, केंद्रित होता है। तीसरा इनका प्रश्न था कि 20,000 में से एक अल्फा कण 180 डिग्री से वापस क्या हो गया, विक्षेपित हो गया। इसका मतलब है कि परमाणु में जो भी धनावेश का आयतन है वो कुल आयतन या कुल परमाणु के आयतन से बहुत क्या है, कम है। अर्थात इसको अपन यहीं लिख सकते हैं कि परमाणु में धनावेशित भाग का आयतन, परमाणु में धनावेशित भाग का आयतन उसके कुल आयतन की तुलना में बहुत कम है। अतः परमाणु का जो भी समस्त धनावेशित भाग है वो कहां पर निहित होता है, केंद्र में निहित होता है। और इन्होंने इस केंद्र को क्या नाम दिया था, नाभिक। अर्थात जो भी समस्त परमाणु का धनावेशित भाग है वो कहां पर निहित होता है, इस नाभिक के अंदर निहित होता है। ये इसका नाभिक। अब मित्रों देखो, ये तो हो गया अपने पास में प्रेक्षण और ये निष्कर्ष। फिर
थॉमसन ने परमाणु का आकार भी निर्धारित किया था। देखिए, परमाणु का व्यास 10 मीटर। इन्होंने नाभिक का व्यास बताया 10 मीटर। 10 ये माइनस में, जो संख्या माइनस में बड़ी होती है वो छोटी होती है, जो माइनस में संख्या बड़ी है वो छोटी होती है। तो ये इन्होंने व्यास, परमाणु का आकार निर्धारित किया था। आगे बात करते हैं अपन इनके द्वारा इन निष्कर्षों और परीक्षणों के आधार पर किस प्रकार का मॉडल दिया गया था। अब इनके द्वारा मॉडल क्या दिया गया था, उस मॉडल की बात करते हैं। तो इन निष्कर्षों के आधार पर इन्होंने इस प्रकार से मॉडल दिया कि परमाणु का संपूर्ण धनावेशित भाग और उसका द्रव्यमान कहाँ पर निहित होता है, इसके नाभिक में निहित होता है। अर्थात परमाणु का संपूर्ण धनावेशित भाग एवं द्रव्यमान उसके केंद्रीय भाग नाभिक में स्थित होता है। नाभिक में स्थित होता है। दूसरा जो इनका पॉइंट था मॉडल के अंतर्गत, दूसरा इनका पॉइंट ये था कि परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है, रिक्त होता है। परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है, रिक्त होता है। और इस रिक्त भाग के चारों ओर इलेक्ट्रॉन है वो वर्ताकार कक्षाओं में क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं। तो अपन कह सकते हैं परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त या खोखला होता है। इस रिक्त भाग के चारों ओर, जिसके मध्य कौन होता है, नाभिक होता है, और इस नाभिक के चारों ओर कौन चक्कर लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन है वो वर्ताकार चक्कर लगाते हैं तथा इलेक्ट्रॉन वर्ताकार पथों में चक्कर लगाते हैं। और इन्होंने जो वर्ताकार पथ है, इन वर्ताकार पथ को क्या नाम दिया था, कक्षा। क्या नाम दिया था, कक्षा, या इनको कहा था इन्होंने ऑर्बिट। तो ये होगी अपनी दूसरी बात। तीसरी बात करते हैं, परमाणु है वो विद्युत का क्या होता है, उदासीन होता है। अर्थात परमाणु के अंदर जितने धनावेशित भाग होते हैं उतने ही उसके अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। परमाणु विद्युत का क्या होता है, उदासीन होता है। अतः परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतनी ही संख्या में प्रोटॉन उपस्थित होते हैं। अतः परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन है उतनी ही संख्या में कौन उपस्थित होते हैं, प्रोटॉन। जो परमाणु का नाभिक के अंदर पाया जाता है, प्रोटॉन उपस्थित होते हैं। तो मित्रों, ये तो होगी इसके मॉडल की बात। फिर रदरफोर्ड की कुछ कमियां भी रह गई थी जिसको रदरफोर्ड पूर्ण नहीं कर पाया। तो वो एक तो कमियों के अंदर बात करें तो इसकी कमियां या सीमाएं यह थी कि यह रदरफोर्ड परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाया। और दूसरी है, इन्होंने परमाणु के इलेक्ट्रॉन की संरचना को स्पष्ट भी नहीं किया था। तो अगर कमियों की बात करें, इसमें सबसे पहले है परमाणु के
स्थायित्व की व्याख्या इन्होंने नहीं की। और इसकी दूसरी कमी थी वो थी इन्होंने परमाणु के इलेक्ट्रॉन की संरचना को स्पष्ट नहीं किया। तो इलेक्ट्रॉन की संरचना को स्पष्ट नहीं किया। तो आज के इस क्लास में अपन ने रदरफोर्ड के मॉडल के बारे में विस्तारित रूप से अध्ययन किया। आगे अपन और बात करेंगे नील्स बोर के परमाणु मॉडल के बारे में। नील्स बोर ने इस रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियों को पूरा करने का प्रयास किया। आज की वीडियो में इतना ही।